हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेल्स का हमने पार्ट 1 क्लास कंप्लीट कर लिया है। दिस इज पार्ट 2। इसी के अंदर आपका रेल्स लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये सारे टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। कोरुगेटेड रेल्स, वियर इन रेल्स, क्रीप ऑफ रेल्स, वेल्डिंग ऑफ रेल्स, हॉग्ड रेल्स, है ना। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जहां से क्वेश्चन लॉजिकल भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आप कोई ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहां कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में एक कन्वेंशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर, बी फोकस्ड एंड अटेंटिव। तो लास्ट वाले क्लास में हमने लेंथ ऑफ रेल के ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने किया था। बीजी ट्रैक, एमजी ट्रैक, हमने 13 मीटर और 12 मीटर का लेंथ बताया था, जो कि इंडिया में भी बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है। ये न्यू डेटा है, ठीक है। इससे पहले जो डेटा था वो था फीट में, ठीक है। ये जो था आपका 42 फीट, ओके, बीजी ट्रैक के ऊपर 42 फीट लेंथ कितना थी, 42 फीट। और ये हो गया आपका 39 फीट। इसी चीज को अगर आप मीटर में देखते तो पहले 12.8 मीटर और ये हो जाता था 11.89 मीटर। तो कहीं कहीं पर, ठीक है, ये डेटा भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। वो भी कौन से, पुराने, न्यू क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेंगे। न्यू क्वेश्चन में देखने को इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि न्यू डेटा चेंज हो गया है। तो न्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछेंगे या जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जिसमें ये लेंथ ऑफ रेल ट्रैक इन्वॉल्व होगा, जिसमें बीजीएमजी लिखा हुआ होगा, है ना, उसका अगर कोई कंप्यूटेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, तो आपको 12 मीटर या 13 मीटर को यूज करके सॉल्व करना है, जैसे हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो न्यू डेटा में आपका 12 और 13 मीटर आ गया, और क्वेश्चंस भी न्यू जो पूछेंगे आपसे 12 या 13 मीटर पे पूछेंगे। ये जो 42 फीट या 39 फीट 12.8 और 11.89 थे, ये ओल्ड डेटा थे। हो सकता है ये ना पूछे, ये पूछेंगे ही नहीं आपसे, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी कोई मूर्ख क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वो ये नहीं देखा कि अपडेट हुई है, चेंज हुई है, क्या हुई है, नहीं हुई है, कॉपी कट मार दिया, हो सकता है वो दिख जाए आपको, है ना। तो आप समझ जाना कॉपी कट किया गया, दिमाग नहीं लगाया क्वेश्चन को सेट करने में। तो इसको एक अपडेट कर लीजिए डेटा को। एक टॉपिक लिखिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रेल्स। रेल्स जो हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। कुछ जैसे हम ट्रैक बना रहे हैं, कोई ट्रैक बना रहे हैं, इस ट्रैक में कौन सा रेल सेक्शन में यूज करने जा रहा हूं, तो कौन सा यूज करूंगा, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, आपको मालूम है, इससे पहले हमने बताया था कि रेल सेक्शन का जो डेजिग्नेशन होता है, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं जे वेट पर मीटर के फॉर्म में, है ना। तो यही चीज हमें पता लगानी है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रेल में, कि ये जो ट्रैक में बनाने जा रहा हूं, यहाँ पर, वहां पर जो रेल सेक्शन में यूज कर रहा हूं, यूज करने जाऊंगा, उसका वेट पर मीटर क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे 52, 55, 53, 47, क्या वेट पर मीटर क्या होना चाहिए। रेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय द वेट पर मीटर length generally, weight per meter length generally. So which rail section we have to use, that is deciding the weight, तुरंत करंट चला गया, कोई बात नहीं। डिसाइडिंग द वेट ऑफ द रेल सेक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए, लिखिए। स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रेल, मतलब किस तरह का रेल, कौन सा रेल, डीएच, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, कौन सा रेल आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। टाइप ऑफ स्लीपर एंड द स्पेसिंग, ठीक है, टाइप ऑफ स्लीपर एंड द स्पेसिंग, कि किस तरह का स्लीपर आप यूज कर रहे हैं और उसके उनके बीच में स्पेसिंग क्या है। अच्छा, एक चीज बताओ, देखो, जैसे ये एक स्लीपर है, ये एक स्लीपर है, तो दो स्लीपर के बीच में जो रेल प्लेस्ड है, मान लो स्लीपर का स्पेसिंग ज्यादा होगा। अगर मान लो स्लीपर का स्पेसिंग ज्यादा और रेल सेक्शन जो है ना आपका ज्यादा वेट का नहीं है या लाइट रेल सेक्शन है, और स्लीपर का स्पेसिंग ज्यादा दिया है, तो व्हील का, पहिए का लोड जब इसमें आएगा, तो क्या ये रेल डिफ्लेक्ट नहीं कर जाएगा, बेंड नहीं कर जाएगा। तो क्या अगर ये रेल स्ट्रेट ना होते हुए अगर बेंड कर रही है दो स्लीपर के बीच में, तो क्या जो भी ट्रेन इस तरह के पटरियों के ऊपर चल रही है जिसमें दो स्लीपर के बीच में रेल कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रैक है, तो ये डिफ्लेक्शन के अंदर पहिया जाएगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर जाएगा, फिर निकलेगा। ये उतना हैवी नहीं है, उतना मतलब उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, स्लाइट है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि क्या ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा नहीं लगेगा। ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा लगने का मतलब कहीं ना कहीं जो लोकोमोटिव है उसका पावर ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, ये चीज ध्यान रखना। और यदि
हैवी रेल सेक्शन है तो डिफ्लेक्शन होएगा नहीं, स्ट्रेट ट्रैक ही रहेगी, आराम से मस्त स्पीड के साथ निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? कम पावर पे ही हाई स्पीड पे निकल जाएगी वो। तो ये चीजें हैं कुछ कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा आप। गेज डिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर भी डिसाइड, मतलब ये भी एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है। एक्सल लोड हो गया, लोड कितना, मैक्सिमम परमिसिबल वियर ऑफ द रेल, और मैक्सिमम परमिसिबल वियर कितना है, 5% ऑफ इट्स वेट। वियर का मतलब क्या है, वियर का बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वियर का मतलब होता है लॉस ऑफ मटेरियल एंड नथिंग, कि आपका मटेरियल में लॉस हो गया। किसका, कौन सा मटेरियल, रेल सेक्शन का मटेरियल में लॉस हो रहा है। क्यों होगा, अरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप समझिए ना, सिंपल सी बात है, रेल है, उसके ऊपर पहिया चल रहा है, एक दूसरे से घसेगा, फ्रिक्शन है, एब्रेशन है, इन सब चीजों के कारण तो मटेरियल लॉस होगा ही होगा ना। तो वही जो वियर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% ऑफ इट्स वेट हम अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये वियर फैक्टर भी डिसाइड करता है रेल को, मतलब सिलेक्शन ऑफ रेल को। और एक हमारे पास एक थंब रूल था जो हमने आपको पहले ही बता रखा था, वेट ऑफ रेल सेक्शन इन टन बाय लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन इक्वल टू, ये रेशियो कितना होता है, 510। कभी कभी ये रेशियो आपको 510 या कहीं 512, ये थंब रूल है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है। कभी 510, कभी 512, कभी 516, कभी 490, ऐसा आपको दिखेगा एग्जाम में क्वेश्चंस, है ना। तो आप दो डेटा याद रखना, एक 510, एक 512, इस पर हमने क्वेश्चन देख रखा है ना। मैक्सिमम केसेस में आपको 510 वाला पूछेगा, या फिर अगर पुराना डेटा पूछ रहा है 512 भी पूछ देगा। समझ रहे हैं? हमको ये रेशियो घटानी है, बढ़ानी नहीं है। हम जितना घटाएंगे ये रेशियो हमारे लिए उतना अच्छा है ना। तो 512 पहले था, अब 510 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 512 और 510। अच्छा, मैंने एक चीज बोला, ये रेशियो हमको घटानी, कहने का मतलब ये जो 510 है, इसको हम जितना घटा सकते हैं उतना अच्छा है। क्यों, अरे हम चाहते हैं कि हैवी रेल सेक्शन यूज करें, ठीक है। तो ये 510 का वैल्यू अगर मान लो 490 हो गया, 380 हो गया, ऐसा घटाते हुए चले इस रेशियो को, ठीक है। लोकोमोटिव एक्सल लोड को आप कांस्टेंट रखिए, तो क्या वेट ऑफ रेल सेक्शन नहीं बढ़ता चलेगा। तो जितना ज्यादा वेट ऑफ रेल सेक्शन होगा उतना स्टेबिलिटी वगैरह रहेगी ट्रैक की, उतना हाई स्पीड से आपका ट्रेन मूव कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये सब चीजें एडवांटेजेस होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो आपका टॉपिक है कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स, ठीक है। देखिए कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सीधा सीधा बता देता हूं। कोरुगेशन का मतलब क्या होता है, ये जो इस तरह से छोटे छोटे आपको जो सरफेस है, रेल का सरफेस, वहां पे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ठीक है। यही होल्स पूरे रेल सेक्शन में हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोरुगेटेड रेल। अगर इस तरह से होल्स हो गए, ठीक है, सरफेस पे डिप्रेशन हो गए, तो इस तरह के रेल्स को बोला जाता है कोरुगेटेड रेल्स। अब इस तरह के रेल के ऊपर, इस तरह के रेल के ऊपर जब आपकी ट्रेन चलती है तो स्मूथनेस उतना होता नहीं है ना, पहिए और रेल के बीच में उतना स्मूथनेस होता नहीं है, और एक बहुत ही इंटेंस अनप्लीजेंट, मतलब ऐसा साउंड जो सुनने में अच्छा नहीं, ची ची एक साउंड आता है, कभी कभी सुने होंगे, जहां पे पटरी इस तरह से होता है ना, कोरुगेटेड रहता है, वहां पे एक गजब ही घिसता हुआ साउंड आता है ना, और बड़ा ही मतलब एकदम तेज, एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ एक अनप्लीजेंट साउंड, ची, मतलब फील किया हो कभी ट्रेन में बैठे हो तो आती है। तो मतलब समझ जाओ कि उस जगह पे रेल आपका कोरुगेटेड है, ठीक है। तो एक बहुत ही हैवी अनप्लीजेंट साउंड आता है, रोरिंग जैसा, चीखने जैसा साउंड आता है ना, उस साउंड को हम बोलते हैं रोरिंग साउंड। इसलिए उन रेल्स को हम रोरिंग रेल्स भी कभी कभी कह देते हैं। तो कोरुगेटेड रेल्स या रोरिंग रेल्स का मतलब सिंपल सी बात है, कोरुगेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिप्रेशन, छोटे 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 गड्ढे हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है, रेल्स के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ रेल्स, एंड व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू सच रेल्स इट जनरेट वेरी इंटेंस एंड अनप्लीजेंट रोरिंग साउंड, इसलिए उसको रोरिंग रेल्स भी कह देते हैं। दे आर यूजुअली क्रिएटेड एट लोकेशन, ये जनरली कोरुगेशन कहां पे देखने को मिलता है इस तरह का, जैसे मतलब एट लोकेशन वेयर आप फ्रीक्वेंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक एप्लीकेशंस कर रहे हो, या एक्सलरेशन कर रहे हो, जैसे स्टेशन वाले लोकेशंस पे मैक्सिमम चांस होता है। ऐसे ये कहीं भी हो सकता है। इससे रिलेटेड, कोरुगेशन से रिलेटेड ये एक ऐसा चीज है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, कोरुगेशन से रिलेटेड आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इसका कोई मतलब एक सटीक थ्योरी प्रपोज नहीं कर पाया कि ये होता क्यों है, किधर होता है, इसका रेमेडी क्या है, कोई कुछ प्रपोज नहीं कर पाया। एक ही रेमेडी आज तक हमें पता चली है, और ये रेमेडी का आविष्कार हुआ था जर्मनी के अंदर, और वो क्या किए थे, जो जहां पे कोरुगेशन हो गया, कोरुगेशन का मतलब इसी तरह का डिप्रेशन, छोटे छोटे डिप्रेशन हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, यही तो हम कोरुगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सरफेस को ग्राइंड कर दो, तो ट्रैक ग्राइंडिंग मशीन, और वो भी ट्रैक ग्राइंडिंग मशीन इतना स्लो काम करता है कि मत पूछिए। जब वो ट्रैक को ग्राइंड कर रहा होता है
मात्र 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटे में ग्राइंड करता है, उसका स्पीड उतना ही है। तो वही एक रेमेडी है और कोई रेमेडी आज तक मिला ही नहीं हमें। क्यों? कोई थ्योरी ही प्रपोज नहीं कर पाया ना सटीक वाला कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी नहीं मिली अपने को, इसीलिए कोई रेमेडी भी नहीं है ना। और जहां कोरुगेशन हो गया है वहां पे एक ही चीज होता है, ट्रैक को रिप्लेस कर दीजिए और कुछ नहीं कर सकते। अब ट्रैक को रिप्लेस करिए, ठीक है, या फिर ट्रैक ग्राइंडिंग मशीन आपके पास है तो यूज करो, अप्लाई करो भाई, ट्रैक ग्राइंडिंग मशीन करो, ग्राइंडिंग करो, सरफेस को फिर से स्मूथ बनाओ, ये चीज है। तो दिस इज योर कोरुगेटेड रेल और रोरिंग रेल, इसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। एंड दे आर यूजुअली क्रिएटेड एट लोकेशन वेयर ट्रेन स्टार्ट और ब्रेक्स आर अप्लाइड। वहां पे यूजुअली, ये जनरली वहां पे देखा गया ऐसे लोकेशन पे। और ये लोकेशन क्या है? स्टेशन यार्ड है कि नहीं? स्टेशन यार्ड, स्टेशन यार्ड वाले लोकेशन पे ये जनरली देखा जाता है। देयर शेप एंड साइज इज नॉट डिफिनाइट, मतलब ये जो छोटे छोटे डिप्रेशन, किसका शेप एंड साइज? ये जो छोटे छोटे डिप्रेशन बन रहे हैं, इसका शेप क्या होगा? मतलब ऐसा गोल बन रहा है या रेक्टेंगुलर शेप का डिप्रेशन बन रहा है, शेप साइज कितना है, ये सारा कुछ डेफिनाइट हो रहा है, डेफिनाइट नहीं है, वो छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। प्लस इट इज लोकेटेड इरेगुलर इंटरवल्स, और ये बहुत माइन्यूट डिप्रेशंस होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, ये तो बहुत जूम करके फोटो आपको लिया गया। यहाँ तो वियरिंग हो गया, पूरा रेल का वियरिंग हो गया, मटेरियल उधेड़ गया यहाँ से। लेकिन ये जो डिप्रेशंस का मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा स्मूथ ही तो है रेल, बट वो कोरुगेट हो चुके होंगे, बहुत फाइन छोटे छोटे डिप्रेशंस हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? तो देयर शेप एंड साइज इज नॉट डिफिनाइट, इट अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर मतलब ये जो डिप्रेशन एक यहाँ हुआ तो दूसरा यहाँ हो रहा है ना। मान लो ये डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दो डिप्रेशन के बीच में 1 मीटर का, तो कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा भी 1 मीटर पे होगा, चौथा भी 1 मीटर पे होगा। अरे वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी 4 मीटर पे हो सकता है, 5 मीटर पे हो सकता है, या और नजदीक हो सकता है। इरेगुलर इंटरवल, इंटरवल इज नॉट रेगुलर। समझ में आ रही है? बड़े ही स्ट्रेंज चीजें हैं, है ना, कोरुगेशन ऑफ रेल से रिलेटेड। आज तक कोई समझा ही नहीं पाया कि ये एक्चुअली होता क्यों। ओके, सो इसलिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है, अप टू नाउ देयर इज नो एनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी सजेस्टेड विच एक्सप्लेन कोरुगेशन ऑफ रेल क्लियरली। कोई एक ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो कि इस कोरुगेशन ऑफ रेल को क्लियरली एक्सप्लेन करे। और रेमेडी क्या है जो अभी तक प्रेजेंट है ना, मॉडर्न डेज आज तक में जो एक रेमेडी डेवलप की गई है, क्योंकि थ्योरी कोई स्ट्रॉन्ग सजेस्ट नहीं है, सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि थ्योरी अगर सजेस्टेड होगा तब ना आप रेमेडी उस थ्योरी से निकालोगे, बट थ्योरी ही नहीं है तो रेमेडी किधर से? तो एक मशीन है जिसको हम कहते हैं ट्रैक ग्राइंडिंग मशीन, जो कि जर्मनी में आविष्कार हुआ था जिसका, है ना, और वो वहीं पर है। अभी शायद इंडिया में वो मशीन नहीं आई है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह से कोरुगेशन वगैरह बहुत सीवियर हो जाती है तो हम ट्रैक रिप्लेस कर देते हैं। हमारे यहाँ ये रेमेडी है। ओके, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी सजेस्टेड नहीं है ना, कोरुगेशन को एक्सप्लेन करते हुए, तो ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। नेचर में जो कोरुगेशन है ना, इसका एग्जिस्टेंस जो है ये बड़ा ही स्ट्रेंज है। इसके कुछ उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्ट्रेंज क्यों ऐसा है कि मान लीजिए कोरुगेशन, एक तो ये बात है कोरुगेशन रेल का किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, ठीक है। यहां से रेल कोरुगेट हो सकती है, इधर से वेब में कोरुगेशन हो सकता है, हेड पोर्शन में कोरुगेशन हो सकता है, किसी भी पार्ट में रेल का किसी भी पार्ट में कोरुगेशन हो सकता है। और एक बार अगर रेल का किसी भी पार्ट में कोरुगेशन हो गए तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा रेल को कोरुगेट कर सकता है अपने आप। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है पता ही नहीं चला ना, कोई थ्योरी रीजन पता ही नहीं चल पा रहा है। एक चीज तो ये देखी गई है कि कोरुगेशन रेल का किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, और अगर किसी भी पार्ट में डेवलप हो चुका है कोरुगेशन तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में पूरा रेल को वो कोरुगेट कर देगा उस सेक्शन का। फिर एक दूसरा चीज ये देखा गया है, मान लो किसी सेक्शन में कोई रेल है और वो कोरुगेट हो चुका है, वो कोरुगेट अगर हो चुका है तो अब ऐसे केस में आपको मैं क्या बोला, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो वहां से अगर उस रेल को उठाओगे और हम किसी दूसरे सेक्शन में लगा देंगे जहां कोरुगेशन जनरली नहीं हो रहे, तो ये भी देखा गया कि वो जो कोरुगेटेड रेल जो आप दूसरे सेक्शन में लगाए हो जहां कोरुगेशन जनरली नहीं होते हैं, है ना, वो स्मूथ हो जाती है, फिर से स्मूथ हो गई वापस, और ये रोरिंग साउंड वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये चीज भी बड़ा स्ट्रेंज स्ट्रेंज फेनोमेना है। तीसरा ये चीज देखा गया है, लोडेड व्हीकल और एम्प्टी व्हीकल में कंपेयर किया गया, देखा गया कि लोडेड व्हीकल के कारण कोरुगेशंस बिल्कुल नहीं होते, एम्प्टी व्हीकल्स के कारण कोरुगेशंस होने लगते हैं। बड़ा ही स्ट्रेंज चीजें हैं।
इसीलिए कोई थ्योरी मतलब निकल के नहीं आ रही है सामने, बिल्कुल नहीं। तो ये चीजों को ध्यान रखना कि लोडेड व्हीकल के कारण कोरुगेशन उतने नहीं होते हैं, लेकिन एम्प्टी ट्रैक के कारण, है ना, ये सारा ऑब्जर्वेशन है। इससे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई थ्योरी नहीं, ये देखा गया ऑब्जर्वेशन से, है ना। इसलिए मैं भी आपको कोई लॉजिक या थ्योरी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी इसके पीछे रिसर्च नहीं किया है ना। तो ऑब्जर्वेशन जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि लोडेड ट्रेन्स अगर चल रही किसी ट्रैक पे, है ना, उसके कारण उतना कोरुगेशन नहीं होता जितना एम्प्टी ट्रैक के कारण हो जाती है ना, मतलब एम्प्टी व्हीकल के कारण हो जाती है। ये चीज देखी गई है। किसी सेक्शन में अगर रेल कोरुगेट हो गया है और उस रेल को उठा के दूसरे सेक्शन में लगा दिए जहां पे कोरुगेशन नहीं होता है, तो वो रेल भी, जो कोरुगेटेड रेल है, वो भी स्मूथ हो जाती है। कोरुगेशन किस रेल के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, और मान लीजिए किसी भी पार्ट में रेल का कोरुगेशन डेवलप हो गया, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा रेल को वो कोरुगेट कर देता है। ये और एक बात है, यहां पे बात क्या है देखिए, स्ट्रेंज चीज ये देखा गया है। मान लीजिए रेलवे ट्रैक में किसी सेक्शन पे, ट्रैक तो हजारों हजारों किलोमीटर का है, सेक्शन मतलब एक छोटा सा सेक्शन में बात कर रहा हूं, मान लीजिए 50 मीटर का या 10 मीटर का कोई एक सेक्शन ले लो, वो 1000 किलोमीटर के ट्रैक में अगर वो सेक्शन में रेल हमेशा कोरुगेट हो रहा है, लेट्स सपोज, अब क्या कारण है, जैसे मैंने बोला कोई थ्योरी नहीं है, तो कारण भी पता नहीं है अभी। कुछ कुछ प्रपोज किया गया थ्योरी, जैसे कि कोई किसी ने बोला कि हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कंपोजिशन है, स्टील, रेल स्टील है, उसमें फास्फोरस कंटेंट ज्यादा होने के कारण हो सकता है कोरुगेशन हो रहा। लेकिन दूसरे जगह भी तो है, वहां भी तो सेम फास्फोरस कंटेंट है, तो वहां क्यों नहीं हो रही है, यहाँ ही क्यों हो रही है? तो ये लॉजिक भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। ऐसे बहुत सारे थ्योरी, इसलिए कह रहा हूं कि इससे रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी सजेस्ट नहीं किया गया अभी तक, इसलिए ये थ्योरी को हमको पढ़ना ही नहीं। जो स्ट्रेंज चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब चीजों को ध्यान रखना। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, मतलब ये बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये आपके सीधे दिमाग में रहेगा, है ना, तो वो और ज्यादा मतलब याद हो जाएगा, अपने आप में याद हो जाएगा और आंसर कर पाओगे। तो ये चीज देखा गया, स्ट्रेंज चीज क्या देखा गया है कि किसी एक सेक्शन में अगर कोरुगेशन होती है हमेशा, तो वहां पे अगर रेल एक बार कोरुगेट हो चुकी, तो आप क्या करोगे, उसको रेल को हटाओगे, रिप्लेस करोगे, न्यू रेल डालोगे, तो वो न्यू रेल भी कोरुगेट हो जाती है, उसी सेक्शन में वो न्यू रेल भी कोरुगेट हो जाती है। ये बड़ा ही स्ट्रेंज चीज देखा गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कोरुगेशन किसी भी ग्रेडियंट पे हो सकता है, किसी भी मतलब अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, कोई भी ग्रेडियंट पे ये कोरुगेशन हो सकता है। ऐसा ग्रेडियंट से रिलेटेड भी कोई ये नहीं है कि अप ग्रेडियंट पे ही होता है, डाउन पे नहीं होता है। एनी ग्रेडियंट कोरुगेशन का ना कर। एक तो ये बात, किसी भी ट्रैक पे होता है, स्ट्रेट ट्रैक हो, है ना, स्ट्रेट ट्रैक को हम टेंजेंट ट्रैक भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन जो सीधा सीधा लाइन आपको दिखता है, उसको हम टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, या स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक पे हो सकता है या कर्व्स पे हो सकता है, कहीं पर भी ये कोरुगेशन हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो बड़े स्ट्रेंज चीज इस इनसे रिलेटेड देखा गया है इन नेचर। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। दिस इज योर कोरुगेटेड रेल या रोरिंग रेल, मतलब छोटे छोटे माइन्यूट डिप्रेशन हो जाते हैं, जिस कारण से एक रफनेस आती है, और जब रेल उस तरह के रेल के ऊपर ट्रेन चलती है, तो एक अनप्लेजेंट और हाई इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम रोरिंग साउंड कहते हैं। इसलिए उन रेल्स को हम रोरिंग रेल्स कह देते हैं। ओके, अब देखिए, हॉग्ड रेल्स, टॉपिक दीजिए, हेडिंग दीजिए, हॉग्ड रेल्स। ये क्या है? ये जनरली जॉइंट के लोकेशन पे होता है। ये जो हॉगिंग की प्रोसेस है, ये जॉइंट के लोकेशन पे होता है। इसका मतलब क्या है, एक कोई स्ट्रेट ट्रैक है जहां पे आप एक्सपेंशन गैप वगैरह प्रोवाइड कर रखे हो, ठीक है, तो एक गैप हो गई, मान लीजिए वो गैप का विड्थ अगर ज्यादा हो गया, या फिर उस जगह पे आपने सही तरीके से उस मतलब उस जॉइंट को सपोर्ट नहीं किया, उसके नीचे सही तरीके से बलास्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, अनसपोर्टेड जॉइंट है, या फिर फिश प्लेट वगैरह लूज हो गया है, ठीक है, इन सब चीजों के कारण आपका रेल में कुछ ना कुछ मतलब वेरिएशंस होगा। मतलब हो सकता है कि क्योंकि दो रेल है, तो एक रेल का लेवल नीचे हो जाए, एक रेल का लेवल ऊपर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो इन सब चीजों के होने के कारण, मतलब बैड जॉइंट होने के कारण, बेसिकली होगा क्या, उसके ऊपर जब ट्रेन चलेगा, जब ट्रेन चलेगा तो व्हील का देखो, व्हील क्या होगा, व्हील जब जॉइंट के एंड पे, है ना, जो रेल उससे टकराएगी, मान लो इधर से जा रही है, इस तरफ से ट्रेन जा रही है, डायग्राम देखिए, इधर से ट्रेन जा रही है, तो व्हील इस वाले एंड पे टकरा रहा है, तो जब टकराएगा, बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा, बार बार उसको ठोकर मार रहा है, बार बार उस पर ब्लो दे रहा है, इसको बोलते हैं बैटरिंग इफेक्ट, BATTERING, बैटरिंग, बैटरिंग एक्शन, है ना। तो बार बार उसको ब्लो कर रहा है, बार बार उससे टक्कर मार रही है, तो इस कारण से क्या होता है, जो रेल का एंड है एट जॉइंट, वो
डाउनवर्ड बेंट होती है और डिफ्लेक्ट भी हो जाती है। डाउनवर्ड बेंट होगी, डिफ्लेक्ट भी, साइडवेज इधर उधर डिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये जो रेल है, इसी को बोलते हैं हॉग्ड रेल्स, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। व्हेन ट्रेन मूव्स ओवर रेल देन एट एंड ऑफ रेल दैट इज एडजॉइंट ड्यू टू बैटरिंग एक्शन, बैटरिंग मतलब बार बार टक्कर मारना, ठोकर मारनी, द एंड ऑफ रेल्स बेंट डाउनवर्ड एंड डिफ्लेक्ट, दिस रेल्स आर कॉल्ड हॉग्ड रेल्स। जब ये चीज हो जाती है तो उस रेल को हम कहते हैं हॉग्ड रेल्स। द हॉगिंग ऑफ रेल्स अकर ड्यू टू, जैसे कि मैंने बोला, लूज पैकिंग अंडर जॉइंट, लूज फिश प्लेट, ये मेन बेसिक रीजन है हॉगिंग के पीछे। अब इसके कारण क्या होगा, देखिए, जब बहुत ज्यादा हॉगिंग हो चुका है, अब फिर ट्रेन चल रही है, तो जॉइंट के आसपास एक, है ना, एक एक जर्क आपको महसूस होगा जब पहिया उस पे उसे गुजरेगी, तो रफ राइडिंग एक्सपीरियंस पैसेंजर को, है ना। तो दिस काउजेस रफ राइडिंग एक्सपीरियंस। रेमेडी क्या है, कट कर दीजिए, जो एरिया खराब हो चुकी है, बेंट हो चुकी है, डिफ्लेक्ट हो चुकी है, उसको कट करिए, कट करके फिर रेल को अच्छे से प्लेस करिए, जॉइंट फिर से बनाइए, क्रॉपिंग एट एंड, यही बेस्ट मेथड अभी तक अवेलेबल है, जो कि इकोनॉमिकल है। या रेल को रिप्लेस कर दो, न्यू रेल लगाना पड़ेगा, अनइकोनॉमिकल। या फिर वेल्डिंग, वेल्डिंग कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, जैसे ये हॉग हो चुकी है ना, ये हॉगिंग हो चुकी है, ये रेल बेंट एंड डिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, इसका सरफेस को फिर मैच करना है, मतलब ये मटेरियल वगैरह डाउनवर्ड इस तरह से आ चुकी है, तो इस जगह पे, इस लोकेशन पे वेल्डिंग करेंगे मटेरियल का, और मटेरियल को भर के फिर से एक लेवल सरफेस अच्छे से बना देंगे। ये चीज इसी तरह से बेंट बेंट ही रहेगी, इस चीज को ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा मोड़ा इस चीज को सीधा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो बाकी मटेरियल भर के इसको सीधा कर देंगे, तो ये चीज होती है वेल्डिंग, है ना। ये भी किया जाता है कभी कभी। या तो डी हॉगिंग, एक जो प्रोसेस है, अगर हॉगिंग हो चुका है तो डी हॉगिंग करिए। डी हॉगिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जिम क्रो का यूज करते हैं, या डी हॉगिंग मशीन एक होती है जिसका यूज किया जाता है, लेकिन ये उतना अच्छे से डी हॉगिंग नहीं कर पाता है। डी हॉगिंग मतलब बेंट हो गई है, डिफ्लेक्ट, बेंट हो गई और डिफ्लेक्ट हो गई है, तो उस चीज को तुमको सीधा करना है, कोई चीज, कोई रॉड मुड़ गया है तो उसको सीधा करना है ना, यही चीज है डीहॉगिंग। तो इसके लिए अब रेल का सेक्शन जो कितना बड़ा बड़ा होता है, कितना हैवी होता है, कितना मोटा होता है, कितना स्ट्रेंथ होती है उसमें, वो अगर मुड़ गई है, उसको सीधा करना, उसको डीहॉग करना क्या पॉसिबल है, कितना भी कुछ कर ले, तो अभी तक उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है फ्रॉम दिस डीहॉगिंग मशीन या जिम क्रो। जिम क्रो क्या होता है, जिम क्रो एक तरह का डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, जिसके मदद से हम डीहॉगिंग करते हैं। अरे ये क्या डिवाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये जो डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है इस एरिया में, इसी को हम बोलते हैं जिम क्रो, यही आपका जिम क्रो, ठीक है। किसी तरह से रेल सेक्शन में उसको फिट किया जहाँ पे हॉगिंग हो चुकी है, फिर इसको फिट करने के बाद वो देख रहे हैं, उसको एक प्रेशर लगा के मैनुअली हम उसको सीधा करने का कोशिश करेंगे। कितना सीधा कर पाओगे बताओ, हैवी हैवी रेल सेक्शन को आप कर पाओगे डीहॉग जिम क्रो की मदद से? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि इट गिव्स अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। क्लियर है? तो ये इसी को कहते हैं जिम क्रो। तो ये आपका हॉग्ड रेल्स, ओके, ये आपका हॉग्ड रेल्स, लिख लीजिए इसको, ये डायग्राम आप बना लीजिए, है ना। जो बेस्ट मेथड है, आपसे पूछेगा अगर हॉग्ड रेल्स है तो उसका रेमेडी, बेस्ट रेमेडी क्या है, क्रॉपिंग एट एंड, काट दो, और फिर जब काट दोगे तो रेल का लेंथ छोटा होगा, तो फिर सभी रेल्स को घिसकाना पड़ेगा, है ना, तो सभी रेल्स को फिर से घिसकाइए, फिर से प्रॉपर जॉइंट बनाइए, यही एक बेस्ट मेथड है और बाकी कुछ नहीं। नहीं तो आपको अगर रेल रिप्लेसमेंट करोगे तो सभी रेल को उठाना होगा, फिर न्यू रेल्स डालना होगा, तो वो न्यू रेल का कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, तो इसलिए अन इकोनॉमिकल हो जाती है। वेल्डिंग एक प्रोसेस की जाती है, लेकिन वो उतना समय तक वो वेल्डिंग वो टिकता नहीं है, ठीक है, जनरली उसको उतना एडॉप्ट नहीं किया जाता है, बट आप कर सकते हैं। मटेरियल जहां पे वो डीहॉग हो चुकी है उस जगह पे आप मटेरियल को फिल कर दीजिए, सॉरी, जहां पे वो हॉग हो चुकी है वहां पे आप मटेरियल को फिल कर दीजिए, है ना, और एक लेवल सरफेस फिर से आप बना दीजिए। तो यही है डीहॉगिंग का प्रोसेस, है ना, इसका रेमेडी लिख लीजिए अच्छे से। वेल मैं आपको बता दूं, रेलवे इंजीनियरिंग की जो क्लासेस है ये हमारी पेड क्लासेस है, ओके। तो यूट्यूब पे आपको कंप्लीटली फ्री नहीं मिल पाएगा, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट ऐप के ऊपर मिलेगा। यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन देखिए चूंकि पेड है तो कुछ चीज हमें प्राइवेट भी रखनी होगी। फी जो है इसका ज्यादा नहीं है, फी है ₹300। अगर आप रेलवे इंजीनियरिंग को सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे में, जैसा कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है
जो छूटेगा, कन्वेंशनल हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को डील करेंगे और बहुत ही कम से कम समय में हमारी प्रयास रहेगी कि जो रेलवे इंजीनियरिंग का पेपर है ये आपका 15 से 20 घंटे के अंदर 15 टू 20 आवर्स के अंदर हम पूरा का पूरा निपटा दें अच्छी तरीके से, और निपटा देंगे सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर्स, है ना। तो आप कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कर सकते हैं रेलवे इंजीनियरिंग के पेपर में। वहां पे आज ही हम प्लेलिस्ट बना देंगे और अभी तक जो भी क्लासेस हुए हैं वो उसमें अपलोड कर दी जाएगी। आप रेलवे इंजीनियरिंग का पेपर में एनरोल कर सकते हैं, फी 300 रुपीज होगी। ओके, ऑल द बेस्ट।